Let's start the last episode of the day. 191 बार के बाद जब आदित्य वहां से निकला और फाइटिंग एरिना में पहुंचा, तब उसे फील हो रहा था कि उसकी एनर्जी आज के लिए फुलफिल्ड है और वो अच्छे से फाइट लड़ सकता है। उसे अपने शरीर में कहीं पर भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था और कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कमजोर दिखे। लेकिन उसे यह भी पता था कि आगे जो फाइटर्स उसके साथ लड़ने वाले हैं वो किस कैपेबिलिटी के होंगे और उसके बाद उसे कितना दर्द होगा। जब वो फाइटिंग एरिना के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वापस से लोग अपनी जगह पर बैठ चुके थे और आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। फिर उसने नजर घुमा करके एक बार ऊपर मनाली वाले स्टैंड में देखा तो उसे दिख गया कि अनुराग के हाथ पर एक पट्टा बंधा हुआ है। उस चीज को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और जब निखिल और अनुराग ने उसे हंसता हुआ देखा तब उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो सिर्फ वहां पर दांत चबाकर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद ही एजिकल वापस आया और कल वाली फाइट फिर से कंटिन्यू हो गई। एजिकल पिछली 3 फाइट से ज्यादा टफ कंपटीशन था। उसके मूव्स बहुत फास्ट थे और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत टाइम से अपने हाथ और पांव को बस तेजी से चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन आदित्य को उसकी हर ट्रिक समझ में आ रही थी। उसे पता चल रहा था कि वो कहां पर कब और कौन सी किक या पंच को आगे लाता है और उसने कौन से पैटर्न्स यूज किए हैं। एजिकल ज्यादातर स्पेसिफिक पैटर्न नहीं लड़ रहा था। अगर वो पहले मूव में एक हाथ और एक किक के कॉम्बिनेशन से अटैक कर रहा था तो दूसरी बार दोनों किक्स का इस्तेमाल कर रहा था और तीसरी बार फिर दोनों हाथ और दोनों किक से अटैक कर रहा था। आदित्य को थोड़ा टाइम जरूर लगा और उस टाइम पर उसे थोड़ी सी मार भी खाना पड़ा और उसके अटैक्स को ब्लॉक, डॉज या फिर डिफेंड भी करना पड़ा। फिर जब उसे उसका स्टाइल समझ में आ गया कि किस तरह से लड़ना है तो उसने फ्री फॉर्म में हमला करना शुरू कर दिया। आदित्य ने फ्री फॉर्म टेक्निक को इस तरह अपनाया कि अगर वो अपना लेफ्ट हाथ ऊंचा करता और एजिकल उसे डिफेंड करता तो आदित्य राइट किक से उसे मारता और एजिकल कंफ्यूज हो जाता। ऐसे ही करते हुए आदित्य ने उस पर लीड पाना शुरू कर दी और कहीं ना कहीं एजिकल को उसका फाइटिंग स्टाइल समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आदित्य उसके पैटर्न को बहुत अच्छे से जान गया था, इसलिए अब वो ज्यादातर मार नहीं खा रहा था और उसके अटैक्स को भी बहुत आसानी से ब्लॉक कर रहा था। एजिकल को लड़ने में धीरे धीरे दिक्कत होने लगी थी और आदित्य के लिए वो बहुत एडवांटेज बन गया था। फिर एक बार आदित्य ने अपना राइट हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन इतनी ही देर में एजिकल को लगा कि आदित्य अपने लेफ्ट पांव से कुछ करेगा और आदित्य ने अपने लेफ्ट हैंड से उसके चेहरे पर बहुत जोर का पंच मारा, जिसकी वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया और घूम गया। तब आदित्य को अपॉर्चुनिटी मिली और उसने एजिकल को चोक करना शुरू कर दिया। एजिकल ने आदित्य के हाथ पर, पेट पर और पांव पर मारने की कोशिश की कि वो उसकी ग्रिप से छूट जाए, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी सांस रुक रही थी और तब वो नॉकआउट हो गया। फिर आदित्य ने जैसे ही उसे छोड़ा वो नीचे जमीन पर गिर गया। सब लोग तालियां बजाने लगे। उसके बाद उसने एक बार फिर से वैसे ही हाथ उठाकर सबका अप्रेजल एक्सेप्ट किया, सुशील की तरफ देखा और वहां से वापस चला गया। आदित्य इस बार ज्यादा चोटिल नहीं हुआ था और थका नहीं था, इसलिए वो टेंट में जाकर आराम नहीं कर रहा था, बल्कि आराम से अपना टाइम ले रहा था और धीरे धीरे चलकर वहां जा रहा था। उसकी इच्छा कर रही थी कि वो जितना टाइम बाहर स्पेंड कर सके कर ले, और जब वो टेंट में पहुंचा तो उसने एक फल उठाकर उसे आधा खा लिया और वो जल्दी से बाहर निकल गया। अभी गार्ड उसे बुलाने भी नहीं आया था, लेकिन आदित्य फिर से जाकर फाइटिंग एरिना में खड़ा हो गया और अगली फाइट के स्टार्ट होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वही सारी प्रोसेस हुई जहां पर उसका अपोनेंट इंट्रोड्यूस हुआ और उसने देखा कि इस बार वहां पर 2 जुड़वा भाई बहन थे। वो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे थे और उन्होंने ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे थे। आदित्य को लगा कि दोनों से एक साथ लड़ना शायद मुश्किल होगा, लेकिन फिर उसे समझ आया कि अगर 2 लोग एक अपोनेंट की बराबरी कर रहे हैं तो इसका मतलब यही होगा कि वो एनर्जी में उससे बहुत कम है। फिर उन पर बैटिंग लगी और फाइटिंग शुरू हो गई। आदित्य को शुरुआत में लड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अगर वो भाई पर अटैक करता तो उसकी बहन उसे मार देती और अगर वो बहन पर अटैक करता तो उसका भाई उसे मार देता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों को एक साथ कैसे टैकल करे और कैसे उनके अटैक्स को डिफेंड करे, क्योंकि अगर वो एक किक को डिफेंड कर रहा था तब दूसरा उसे पंच से रिप्लाई दे रहा था। तब उसने सोचा कि उसे अपनी ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इसलिए वो घूम घूम कर दोनों को कंफ्यूज करने लगा। वो जाकर दोनों के बीच में खड़ा हो गया और ऐसे लड़ने लगा कि जैसे ही कोई एक पंच उसे मारता तो वो डॉज कर देता, जिसकी वजह से उसका पंच दूसरे को लगता और अगर दूसरा वाला हमला करता तो वो पहले वाले को लगता। ऐसा करके आदित्य अपनी ट्रिक के इस्तेमाल करके वो दोनों को मार भी रहा था और उसे अब लड़ने में थोड़ा मजा भी आ रहा था।
सब लोग आदित्य के उस ट्रिक को देखकर थोड़े से एक्साइटेड हो गए थे कि अब फाइट में असली मजा आएगा। जब उन दोनों को एक दूसरे के 3 पंच लग गए और उनका थोड़ा सा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया, तब आदित्य ने एक ही बार में दोनों के बीच में खड़े होकर जोर से उनके पेट पर पंच मारा। और जैसे ही जब वो झुके तब उसने जोर से उन दोनों के मुंह पर पंच मारा। उसकी वजह से एक साथ ही दोनों के मुंह से खून निकल गया। फिर जब बहन अपने मुंह से निकलती हुई खून की उल्टी को कंट्रोल कर रही थी, तब उसने भाई को टैकल किया और उस पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया। उसने उसके पेट पर करीबन 20 पंच एक साथ मारे, जिसकी वजह से उसके मुंह से और भी ज्यादा खून निकलने लग गया। और जब वो पूरी तरह से वीक हो गया, तब उसने उसे उठाया और उसकी बहन के ऊपर फेंक दिया। उसकी बहन अपने भाई के वेट को कंट्रोल नहीं कर पाई और वो भी नीचे गिर गई। तब आदित्य उनके पास गया और उसने भाई को देखा तो वो बेहोश हो चुका था। उसने उसे उठाकर साइड में फेंक दिया और जब उसने बहन को उठाने की कोशिश की तो उतनी ही देर में उसने एक किक आदित्य को मार दिया और वो पीछे धक्का खा गया। उसे समझ आ रहा था कि अभी भी बहन के अंदर एनर्जी बची है और फिर उसने उसके साथ लड़ना शुरू कर दिया। उसके अटैक्स बहुत पावरफुल थे और आदित्य को टैकल करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। उसे पता चल रहा था कि उसका भाई इतनी जल्दी बेहोश इसलिए हो गया क्योंकि वो उससे कंपैरिजन में कम कैलिबर का फाइटर था और तब वो उससे उसी तरह लड़ने लगा। उसने अपने पंच को कंट्रोल करना बंद कर दिया था और बहुत ही पावरफुल तरीके से उसे मार रहा था, पर वो बहुत ही आसानी से उसके हाथों को डिफेंड कर रही थी और उन्हें डॉज कर रही थी। फिर आदित्य ने सोचा कि उसे फिर से वही टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जो उसने एजिकल के साथ की थी और फिर वो एक पंच को मारते हुए अचानक से उसे किक करता। वो आदित्य के अटैक्स को समझ नहीं पाती और उसे अपनी एनर्जी थोड़ी कमजोर महसूस होने लगी और तभी उसके मुंह से खून निकलने लगा। तब आदित्य आगे बढ़ा और एक बार फिर से उसकी गर्दन पकड़ के चोक करके उसे भी बेहोश कर दिया। जब वो दोनों जमीन पर नीचे गिर गए तब वो भाई की तरफ बढ़ा। उसने उसे पांव से पकड़ा और फिर खींचते हुए उसकी बहन की तरफ लेकर आया। उसने दोनों को साइड में लिटाया और फिर उनके सीने पर पांव रखा और एक बार फिर हाथ ऊंचा किया। सब लोग तालियां बजा रहे थे और आदित्य भी खुश लग रहा था, लेकिन सुशील को उसे लगातार जीतता हुआ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह आदित्य की तरफ गुस्से से देख रहा था। लेकिन आदित्य ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक बार फिर से वहां से बाहर निकल गया। आज के दिन की दोनों फाइट्स थोड़ी कम कैपेसिटी की थी और उसने बहुत कम टाइम में उन्हें जीत लिया था। इस वजह से वो ज्यादा कमजोर तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसे कई जगह पर घाव थे और उसकी एनर्जी कम हो गई थी। उसे समझ आ रहा था कि आज की फाइट्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी जितनी कल की थी और इसका रीजन भी उसके लिए सोच पाना मुमकिन नहीं था। या तो वो शायद एक दिन में इतना स्ट्रांग हो गया था कि आसानी से लड़ सके, या फिर उसके अंदर अनुराग के लिए जो गुस्सा था वो बस इस तरीके से बाहर निकल रहा था। वो जो भी था उसे इसका अच्छा लग रहा था, लेकिन वो आज किसी को भी मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो सबको बेहोश कर रहा था और उसने सोचा कि वो इसी तरह से अपनी आगे वाली फाइट भी लड़ता रहेगा। थोड़ी देर में आदित्य ने 3 फाइट्स और जीत ली थी। हर बार उसके सामने कोई कम कैलिबर का अपोनेंट ही आ रहा था जो बस उसकी एनर्जी को कमजोर कर रहा था और बाकी उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पा रहा था। आदित्य बीच बीच में अपना प्लान ऑफ एक्शन चेंज करके कोई नई ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि वो उन्हें हरा दे। कुछ काम कर रही थी और कुछ में वो फेल हो रहा था, मगर जैसे तैसे करके वो फाइट्स जीत गया था और उसे इस बात की खुशी थी। जब वो फाइट जीतने के बाद अपने टेंट में जा रहा था तो वो एक एक फल खा रहा था और जब वो आखिरी बार अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर सारे फल खत्म हो चुके थे। लेकिन जब उसने बाहर आसमान में देखा तो उसे पता चल रहा था कि शाम के 4 बज चुके हैं और थोड़ी ही देर में शायद एक और फाइट होगी और उसका टाइम पूरा हो जाएगा। उसने सोचा कि वो कल जैसे ही आखिरी टाइम का बस इंतजार करके अटैक्स को डिफेंड करके ही बता देगा और यही बात सोचकर वो अपनी अगली फाइट के लिए तैयार हो गया। जब वो फाइटिंग एरिना में पहुंचा तो उसे कमजोरी फील हो रही थी और उसके घाव भी दर्द कर रहे थे, पर फिर भी उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो स्टेज पर खड़ा हो गया। फिर से सारी प्रोसेस शुरू हुई और तब सुशील अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने माइक में अनाउंसमेंट करते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा जो अगला फाइटर है वो बहुत ही ट्रेंड है और ऐसा फाइटर मिल पाना बहुत ही मुश्किल की बात होती है। हमने इसे पहले भी लड़ते हुए देखा है और इसलिए हम इसे वापस से बहुत मुश्किलों से ढूंढ कर यहाँ पर लाए हैं। इसे आप जब लड़ता हुआ देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन उस हैरानी में भी आपको बस एंटरटेनमेंट ही मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। आई इंट्रोड्यूस टू यू
शेल। शेल का नाम सुनते ही आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं और वो आसपास देखने लगा। उसे एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि शायद ये वो शेल नहीं है जिसके बारे में वो सोच रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपने राइट साइड पलटा, वहां से वही शेल आ रहा था जिससे आदित्य लड़ा था, और उसके अंदर इस बात का डर बैठ गया कि वो उससे जीत पाएगा या नहीं। Thanks for hearing. Thank you very much for hearing all the episode.